आज से तकरीबन 2 लाख साल पहले इंसान अपने आप को बहुत तेजी से विकसित कर रहा था। वो ये सीख गया था कि कैसे दो पत्थरों को आपस में तेजी से बजाने पर एक चिंगारी निकलती है और ये चिंगारी कैसे आग का रूप ले लेती है। और इसके साथ ही साथ वो ये भी सीख गए थे कि झुंड यानी कबीले में रहकर हम शिकार बहुत अच्छे से कर सकते हैं और खुद को सुरक्षित भी रख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ एक सबसे महत्वपूर्ण चेंजेस उनकी बॉडी में तो ये आ रहा था कि जो उनकी आवाज की नली थी, जिसको लैरियन ग्रैंड के नाम से जाना जाता है, वो नली आदि मानव यानी हमारे पूर्वजों में पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। लेकिन अब वो ग्रंथि धीरे धीरे विकसित होने लगी थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो मनुष्य यानी जो प्राचीन मानव था, वो अलग अलग प्रकार की आवाजें अब निकालने लगा था। और यही इंसानों में होने वाला एक परिवर्तन एक भाषा का रूप लेने वाला था। लेकिन मनुष्यों में होने वाला ये परिवर्तन एक ऐसा प्रश्न भी खड़ा करता है कि आखिर कैसे इंसान ने पहली भाषा को बनाया होगा जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर सकता था। तो इस बात का जवाब हमें मिलता है एक थ्योरी यानी प्राचीन सिद्धांत के अनुसार, जिसको रूट थ्योरी यानी धातु सिद्धांत का नाम दिया गया। और इस थ्योरी को देने वाले जो सबसे पहले व्यक्ति थे, उनको प्लेटो के नाम से जाना जाता है, जो कि एक महान दार्शनिक भी माने जाते हैं, जिनके अनुसार ऐसा मानना था कि इस पृथ्वी पर मौजूद हर एक लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की अपनी एक ध्वनि होती है। जैसे कि हम एक डंडे की सहायता से किसी काठ पर, लोहे पर या फिर कपड़े पे और कागज पे यदि हम तेजी से या धीरे धीरे चोट मारते हैं तो सभी धातुओं में से भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि निकलेगी। और ठीक इसी प्रकार से प्रारंभिक मानव में भी ऐसी समझ आ गई थी कि जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के संपर्क में आता था तो उस ऑब्जेक्ट से उत्पन्न होने वाली जो भी ध्वनि थी, उन सभी ध्वनियों को यानी साउंड्स को वो अच्छे से मेमोराइज करते थे। और इसकी सहायता से वो कम से कम 400 से लेकर 500 प्रकार की शब्दों का निर्माण कर लिया था। तो इन सभी चीजों को जानकर हमें ये तो पता चलता है कि कैसे इंसान बोलना सीख रहा था। लेकिन इसके साथ ही अब उसमें एक और चेंजेस आ रहे थे जो संपूर्ण मानव जाति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला था। यानी जब मनुष्य को धीरे धीरे भाषा का ज्ञान होने लगा था तो वो अपनी भाषा को लिपिबद्ध यानी एक लैंग्वेज में डेवलप करना भी सीखने लगा था। और आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि जो पहले की लिपि लिखी गई थी वो साइंटिस्टों के अनुसार वो कोई शब्द नहीं रहा होगा, बल्कि चित्रकारी के द्वारा वो अपनी बातों को समझाने की कोशिश करते होंगे। लेकिन वो उनके लिए किसी लैंग्वेज से कम नहीं रहा होगा, जिसके प्रमाण आज के समय में भी आप आर्कियोलॉजी के द्वारा खोजे गए प्राचीन गुफाओं में बनाई गई आदि मानव के चित्रकारी के रूप में आप देख सकते हैं। लेकिन अब भी प्रश्न यही उठता है कि अगर वो चित्रकारी के द्वारा अपने बातों को संरक्षित रखते होंगे तो कैसे उन्होंने बाद में लिखने वाली कला सीखी होगी। तो तमाम इस प्रकार के सवालों के जवाब आज के समय में साइंस के पास तो नहीं है, लेकिन अब भी साइंस इस पर रिसर्च कर रहा है। लेकिन ये जवाब आज के समय में साइंस के पास भले ही ना हो, लेकिन इसका जवाब हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है कि कैसे हमने बोलना सीखा, फिर बोलते हुए शब्दों को लिखना सीखा, जिन्हें हमने अलग अलग प्रकार से लिपिबद्ध किया हुआ है। तो चलिए अब आपको हम ये बताते हैं। तो सनातन धर्म के अनुसार जीवों की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है और ब्रह्म की उत्पत्ति शून्य यानी शिव से हुई है। तो कुल मिलाकर ब्रह्म वो शक्ति है जिसने ब्रह्मांड और उनमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति होती है। और ऐसा कहा भी जाता है कि इसी ब्रह्म ने यानी ब्रह्मांड ने प्राचीन जितने भी ऋषि मुनि थे उनके मस्तिष्क को ऐसी शक्तियां प्रदान की जिसकी सहायता से ही संसार की प्रथम भाषा का निर्माण हो पाया, जिसको प्राचीन काल में ब्राह्मी और आज के समय में देवनागरी भाषा कहा जाता है। और वहीं कुछ लोग इसे संस्कृत भाषा के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर कैसे संसार की प्रथम भाषा संस्कृत का जन्म हुआ। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि दुनिया की सभी भाषाओं का विकास मनुष्यों के द्वारा और पशु पक्षियों के द्वारा शुरुआत में बोले गए ध्वनि संकेतों के आधार पर हुआ था और अपनी समझ से लोगों ने उन भाषाओं का विकास किया था। लेकिन अगर बात करें संस्कृत भाषा की तो यह भाषा किसी देश धर्म की भाषा नहीं है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति और इसका विकास ब्रह्मांड की ध्वनियों को सुनकर और जान समझकर हुआ है, जिसको समझ पाना हर किसी के बस की बात ही नहीं थी। लेकिन आदिकाल के देव और ऋषि मुनियों ने अपनी साधना के बल पर उन ध्वनियों को महसूस किया और उससे निकलने वाले शब्दों को
लिपिबद्ध करना प्रारंभ कर दिया। तो संस्कृत भाषा के विद्वानों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो प्राचीन काल के ऋषि मुनि थे, उन्होंने सौर मंडल के मुख्य ग्रह यानी सूर्य से निकलने वाली उन ध्वनियों को बारीकी से एनालाइज किया, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि सूर्य के सिर्फ एक ओर से 9 प्रकार की रश्मियां यानी रोशनी निकलती है और बाकी के बचे 3 छोर से अलग अलग प्रकार की 9 रश्मियां यानी रोशनियां निकलती हैं, जिसका अगर हम टोटल करें तो करीबन 36 होगा। और इसका मतलब ये होता है कि जब ये 36 प्रकार की रोशनियां सूरज से निकलती हैं, तो उसमें से 36 प्रकार की ध्वनियां यानी साउंड भी निकलती है, जिसके आधार पर ही संस्कृत के 36 यानी 36 स्वर बनाए गए। और जब सूर्य के सिर्फ एक ओर से निकलने वाली जो ये 9 किरणें होती हैं, जब ये पृथ्वी से टकराती हैं या कहे जब उनकी रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है, तो ये 9 किरणें पृथ्वी की 8 वस्तुओं से टकराती हैं और ये टक्कर इतनी सूक्ष्म लेकिन जबरदस्त होती है, जिसकी घटना से 72 प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, जिसके आधार पर ही संस्कृत भाषा के 72 व्यंजन बनाए गए। यानी कुल मिलाकर सूर्य से निकलने वाली 36 प्रकार की ध्वनियों को पृथ्वी पर होने वाले सूर्य के किरणों की टक्कर से उत्पन्न जो 72 टाइप के साउंड होते हैं, इनको जब जोड़ा गया तो टोटल सूर्य और पृथ्वी से 108 प्रकार की साउंड यानी ध्वनियां निकलती हैं, जिसके आधार पर ही संस्कृत भाषा की 108 वर्णमालाएं तैयार की गई थी। अब वो कैसे, चलिए अब आपको हम ये बताते हैं। यानी ऐसा कहा जाता है कि जिन ध्वनियों को डायरेक्ट कंठ से बोला जाता है वो कंठव्य कहलाए, जिसमें क, ख, ग, घ आते हैं। यानी ये वो शब्द या कहें ये वो ध्वनियां हैं जिसको बोलते समय हमारे कंठ का यूज होता है। फिर आते हैं वो वर्णमालाएं जिनका उच्चारण तालु की मदद से होता है, जिनको तालव्य वर्णमाला के साथ जोड़ा गया, जिनको च, छ, ज, झ कहा जाता है। उसके बाद मूर्धा से यानी कंठ के थोड़े ऊपर का स्थान जो होता है, उससे जो शब्द उच्चारित हुए उनको मूर्धन्य कहा गया। जैसे उदाहरण के रूप में ट, ठ, ड, ढ, अण। और फिर जो शब्द दांत की मदद से बोले जाने वाले थे उनको दंतव्य कहा गया, जैसे कि त, थ, द, ध और न। और जो शब्द होठों से बोले जाने वाले हैं उनको ओष्ठव्य कहा गया, जैसे कि प, फ, ब, भ और म। तो आप सोच सकते हैं कि कितने साइंटिफिक तरीके से हमारे प्राचीन ऋषि मुनि ने ब्रह्मांड की इन ध्वनियों को एक साथ कोलार्ज किया, उसके बाद उन ध्वनियों को एक शब्दों में बदल दिया, जिसके थ्रू ही आज के समय में हम लिपि यानी भाषा में लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। और ये सारी की सारी जानकारियाँ हमारे वेदों में देखने को आपको मिल जाएंगी। और तो और जब नासा और इसरो के साइंटिस्टों ने भी संस्कृत भाषा पर अच्छे से एनालाइज किया, तो उन्होंने ये पाया कि जो भी हमारे धर्मशास्त्र में बातें बताई गई हैं वो संपूर्ण रूप से सत्य हैं। तो अब इतना सब कुछ हमने आपको बताया कि कैसे दुनिया की प्रथम भाषा संस्कृत को खोजा गया या कहें इसका निर्माण कैसे हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग ये प्रूफ मांगते हैं कि आखिर कैसे संस्कृत दुनिया की प्रथम भाषा बन गई। तो इसका प्रमाण कहीं और नहीं हमें मिलता है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खोजे गए प्राचीन से प्राचीन शिलालेख और भोजपत्रों पर लिखे लाखों पुरानी भाषाओं को खोजने के बाद जब उन पर वो कार्बन डिटेलिंग करके और लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के द्वारा उनकी गहराई से जांच करते हैं, तो ये पता चलता है कि प्राचीन संस्कृत भाषा में लिखे गए ये लेख कितने ज्यादा पुराने हैं। और कई तो ऐसे रहस्यमयी लेख भी मिले हैं जिनके बारे में तो ये तक सटीक जानकारी नहीं मिलती है कि आखिर इसमें लिखा क्या है, लेकिन फिर भी ये पता चल जाता है कि इनका संबंध कहीं न कहीं देवनागरी भाषा यानी संस्कृत भाषा से है। तो कुल मिलाकर आज के समय में एक्सपर्ट्स के अनुसार ऐसा कहा गया है कि देवनागरी संस्कृत भाषा की वो लिपि है जो आज के समय में यूज हो रही है, जिसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन काल की संस्कृत भाषा इतनी आसान नहीं थी जिसको पढ़ा जा सके। और अभी तक के रिसर्च में ये सामने भी आया है कि प्राचीन काल में संस्कृत की 3 प्रमुख लिपियां हुआ करती थी, या आप ये भी कह सकते हैं कि उन्हें 3 प्रकार से लिखा जाता था। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी साइंटिस्टों के द्वारा कहा गया है कि अभी हमें सिर्फ 3 ही प्रकार की ऐसी भाषाएं संस्कृत की मिली हैं जिनको वो अति प्राचीन भाषा कहते हैं। हो सकता है इससे भी पुरानी भाषा अगर उनको मिल जाए तो वो भी अति प्राचीन संस्कृत भाषा में शामिल हो सकती है। तो चलिए अब आपको हम ये बताते हैं कि आखिर वो प्राचीन संस्कृत की लिपियां कौन कौन सी हैं जिनको हम प्राचीन संस्कृत के नाम से जानते हैं।
तो पहली लिपि है ब्राह्मी, दूसरी है खोष्टी लिपि, तीसरी है शंख लिपि। तो अगर हम बात करें ब्रह्म लिपि और खोष्टी लिपि के बारे में, तो कहा जाता है कि ब्रह्म लिपि का सबसे पहला प्रयोग 5वीं से 6वीं शताब्दी के पूर्व में किया गया होगा। वहीं ऐसा कहा जाता है कि जो खोष्टी लिपि है इसका सबसे पहले प्रयोग 3री या 4थी सदी के पूर्व में किया गया होगा। अब ये दोनों की दोनों लिपियों का प्रयोग अशोक स्तंभ में मिलता है, तो इससे ये भी साबित होता है कि 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में इन दोनों शब्दों का प्रयोग लोग अलग अलग क्षेत्रों में जरूर करा करते होंगे। यानी ऐसा कहा जाता है कि जो ब्राह्मी लिपि है इसका ज्यादातर प्रयोग उत्तर भारतीय क्षेत्रों में पाया गया है और खोष्टी लिपि का ज्यादातर प्रयोग अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान में पाया गया है। लेकिन कुछ अंशों में दोनों भाषाओं के प्रयोग ईरान से चीन तक भी पाए गए हैं। और अगर हम बात करें इन दोनों लिपियों की कुछ खास अंतर की, तो ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रह्म लिपि है वो बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, जैसे आज के समय में हम देवनागरी भाषा में लिखते हैं। लेकिन जो खोष्टी लिपि है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, जैसे कि आज के समय में फारसी लैंग्वेज में लिखा जाता है। इस चीज को आप ठीक उसी तरीके से समझ सकते हैं, जैसे अगर आप हिंदी में लिखे कि आप कैसे हैं, उसी को अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखें यानी इंग्लिश में लिखें कि आप कैसे हैं, तो इन दोनों शब्दों का मतलब तो एक ही होगा, लेकिन इनको लिखा दो अलग अलग भाषाओं में गया है। ठीक ऐसा ही संस्कृत लैंग्वेज के साथ भी हुआ है। यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे वैसे इन भाषाओं में भी समय के साथ साथ प्रगति होने लगी और आज के समय में जिस भाषा में हम बात करते हैं वो देवनागरी भाषा कही जाती है। यानी शोधकर्ताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि देवनागरी भाषा बांग्ला लिपि, उड़िया लिपि है, गुजराती लिपि, गुरमुखी, तमिल लिपि, मलयालम लिपि, कन्नड़ लिपि, तेलुगु लिपि, तिब्बती लिपि, कोरियाई, लाओ, खुदाबादी लिपि, यूनानी लिपि, इस प्रकार की तमाम जितनी भी लिपियां हैं इनकी जननी यानी इनकी उत्पत्ति कहीं और से नहीं ब्राह्मी लिपि से हुई है। और ऐसा कहा भी जाता है कि जो ब्राह्मी लिपि है ये संस्कृत की सबसे प्राचीन लिपि कही जाती है। और ऐसे सबूत भी मिलते हैं कि दक्षिण भारत में भी ब्राह्मी लिपि काफी ज्यादा प्रचलित थी। यानी केरल के एर्नाकुलम जिले में कलांदी के समीप कोटानम थोडू के आसपास के इलाकों से मिली कुछ कलात्मक वस्तुओं पर ब्राह्मी लिपि की खुदाई पाई गई है। यानी इन पत्थर से बनी इन वस्तुओं का अध्ययन जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वैज्ञानिक और केरल विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर पीजी राजेंद्रन द्वारा किया गया, तो उन्होंने ये पाया कि जिस लिपि में इसको लिखा गया है इसका संबंध ब्राह्मी लिपि से है और ये लिपि अब तक की सबसे प्राचीन लिपि मानी गई है। लेकिन अगर बात करें तीसरे लिपि के बारे में जिसको शंख लिपि कहा जाता है, तो लैंग्वेज एक्सपर्ट और आर्कियोलॉजिस्ट वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो शंख लिपि है वो अब तक की सबसे अनसुलझी और अनरीडेबल लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें लिखित अभिलेख आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है। और ऐसा कहा जाता है कि भारत और बोर्निया जैसे देशों में प्राप्त हुए इसके जो शिलालेख हैं, उन शिलालेखों को जब अच्छे से एनालाइज किया गया तो पाया गया कि ये अलग ही प्रकार की लैंग्वेज में लिखे गए हैं। अब शंख लिपि इसलिए कहा गया क्योंकि जो शंख लिपि के वर्ण हैं यानी जो शंख है उससे मिलते जुलते प्रतीत होते हैं, जिसके कारण से इस लिपि को शंख लिपि का नाम दे दिया गया। और कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि जो शंख लिपि है उसका संबंध विराट नगर से हो सकता है और आज के समय में उदयगिरी की गुफाओं की शिलालेखों और स्तंभों पर भी ये लिपि लिखी हुई है। ठीक ऐसे ही रांची में एक जगह है जिसको बालू माथा कहा जाता है, वहाँ से भी 25 किलोमीटर दूर एक पहाड़ है जिसको वहाँ के लोग तिसिया पहाड़ के नाम से पुकारते हैं। उसकी पहाड़ी के पास एक चतुर्भुजी देवी की मूर्ति मिली है जिसके पीछे एक ऐसी लिपि में लिखा हुआ है जिसके बारे में कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा दावा है कि ये लिपि प्राचीन संस्कृत भाषा के ब्राह्मी लिपि से भी पुरानी हो सकती है। अब हमने आपको इतना सब बताया, लेकिन अब आपको हम ये भी बता दें कि प्राचीन काल में लोग भाषाओं को मुख्य रूप से 2 या 3 वस्तुओं पर लिपिबद्ध यानी लिखा करते थे, जिसमें से पहला होता था किसी शिलालेख पर लिखना जिसके कारण वो शिलालेख कहलाते थे, और दूसरा था वो भोजपत्र पर लिखा करते थे। तो जिनको भोजपत्र के बारे में नहीं पता तो उनको हम बता दें कि भोजपत्र हिमालय में होने वाला एक ऐसा पेड़ होता है जिसको वो भुज वृक्ष भी कहते हैं, और जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसकी जो छाल होती है वो कभी कभी अपने आप निकल जाती है, या फिर वो जब उसकी छाल को छीलते हैं तो उसकी छाल काफी बड़ी निकलती है और उसकी थिकनेस बिल्कुल कागज के
के समान होती है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में इसकी छाल को निकालकर उसको सुखाकर उस पर वो लेख लिखा करते थे, जिसको आगे चलकर उन्होंने भोजपत्र का नाम दे दिया। ठीक इसी तरीके से कुछ लोग वृक्षों के पत्तों पर लिखा करते थे, जिसको आगे चलकर ताड़पत्र कहा गया। तो तमाम इस प्रकार की जानकारियाँ ये सिद्ध करती हैं कि किस प्रकार से दुनिया की प्रथम लैंग्वेज संस्कृत का निर्माण हुआ और मनुष्य ने किस प्रकार से बोलना सीखा और अपने आप को, अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को लिपिबद्ध यानी डॉक्यूमेंट करना सीखा। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।